आज के लेक्चर के अंतर्गत हम विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री की के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से इनके जो राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभाएं हैं उसमें किस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली है तथा विधान परिषद है उसकी स्थिति किस प्रकार की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंत्री परिषद होती है या विधानसभा होती है या राज्यपाल होते हैं वो अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से जो केंद्र में काम होता है उसी की दिशा अनुसार या उसी के अकॉर्डिंग या जिस प्रकार से उसमें काम होता है उसी अनुसार यहाँ भी काम देखने को मिलता है। यानी कि कार्य प्रणाली या कार्य पद्धति है वो भी आप देखोगे राज्यों में वो केंद्र की तरह ही एक समान रूप से देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में राज्यपाल की स्थिति को समझा था कि राज्यपाल की किस प्रकार की स्थिति है और राज्यपाल मंत्री परिषद के लिए बाध्यकारी हैं या नहीं। तो आपको एक बात क्लियर कट कर दें कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसके बाद से आप देखोगे राष्ट्रपति जो थे वो बाध्यकारी बनाए गए। वो जो मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल है उसकी जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। जबकि राज्यपाल की स्थिति में अगर देखा जाए तो राज्यपाल की स्थिति में मंत्री परिषद जो सलाह देगी वो कोई बाध्यता जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ बाध्यता का कोई शब्द यूज नहीं किया गया है। ओके, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 1971 के बाद जो मंत्री परिषद है उसकी बातें जो है या उसकी सलाह है जो वो राज्यपाल के लिए मान्य होगी। यानी कि राज्यपाल उनकी बातों के मानेगा, राज्यपाल अपने कोई भी इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जो एक प्रकार से देखा जाए विवेका अनुसार हो। अगर आप इससे पहले देखोगे तो यहां पर आप इससे पहले 1971 से पहले जो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार था वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी विवेकाधिकार से, जैसे उनके पास जो शक्तियां दी गई थी विवेकाधिकार, तो उनको विवेकाधिकार से संबंधित जो शक्तियां दी गई थी वो शक्तियों का प्रयोग करते थे, राइट। लेकिन इन शक्तियों के विरुद्ध किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वो स्वेच्छा से अपनी विवेकाधिकार के तहत वो शक्तियों का प्रयोग करते थे, राइट। तो आप इस चीजों को समझ सकते हो कि जो राज्यपाल की जो कार्यवाही है या कार्य प्रणाली है उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे जो भी दस्तावेज हैं राज्यपाल से संदर्भित हैं उनको किस प्रकार से यह व्यवस्था की गई है, तो उनके संदर्भ में अगर आप देखोगे तो यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल जो हैं अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता या सलाह एक मंत्री परिषद होगी, राइट। ये तो बात सही है, मंत्री परिषद होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर इनके संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है, कोई ऐसा विषय है जिसके संबंध में संविधान द्वारा या अधीन राज्यपाल के द्वारा अपेक्षित या राज्यपाल के अधीन उनके द्वारा अपेक्षित किया गया है, ठीक है, और वो उस संविधान के तहत अगर विवेकानुसार कोई कृत्य करता है, राइट, विवेकानुसार कोई कृत्य करता है तो उनका विवेकानुसार है वो अंतिम रूप से मान्य होगा। ओके, ये व्यवस्था थी और इस पर जो वो विवेका अनुसार अगर जो कृत्य करेंगे, विवेकाधिकार से जो कृत्य करेंगे उस पर किसी प्रकार का प्रश्नगत नहीं होगा या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, ना किसी न्यायालय में उनकी जांच की जाएगी। ये बात थी। लेकिन 1971 के बाद आप देखोगे जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इनके लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक, इनके लिए एक मंत्री परिषद होगी जो इन्हें सलाह प्रदान करेगी और इनकी जो सलाह है ये बाध्य जैसी स्थिति नहीं उन्होंने बोली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी सलाह है वो बाध्यकारी रहेगी, राइट, ये शब्द नहीं है। बस इतना जरूर है कि राज्यपाल के परामर्श के लिए मंत्री परिषद हमेशा रहेगी।
यानी कि जो भी राज्यपाल की स्तुति है या राज्यपाल जो भी प्रस्तुतियां अपनी एक्टिवेट करेगा उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह है, वो परामर्श है, वो हमेशा रहेगी। ओके। फिर इसके बाद 1974 में दोबारा फिर से स्पष्ट किया है कि राज्यपाल के निर्णय और जो भी कार्य क्षेत्र हैं, 1974 में दोबारा स्पष्ट उन्होंने फिर से किया है कि राज्यपाल के जो निर्णय या जो भी कार्य क्षेत्र हैं, राइट, तो उससे संदर्भित उससे संबंधित मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां हैं उनके आधार पर होगा। यानी कि जो मंत्रिपरिषद की कार्य एवं शक्तियां हैं और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके आधार से ही उनका कृत्य किया जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि इसमें स्पष्ट है कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई भी कृत्य राज्यपाल व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? यानी कि राज्यपाल जो है ना वो सलाह माननी पड़ेगी, यानी मंत्रिपद के सलाह अनुदान के मतलब विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन बाध्यता यहाँ नहीं देखी गई है, बस ये है कि राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, ठीक है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ये बात अपने आप में क्लियर कट कर लो, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी शब्द यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कोई अगर राज्यपाल कृत्य करता है तो उसमें मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए, ना कि राज्यपाल की व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन 1971 से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार से शक्तियों का प्रयोग करता था, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता था, राइट। लेकिन 1971 के बाद उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कोई भी शक्तियों का, जैसे विवेकाधिकार बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन विवेकाधिकार से वो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है जो मंत्रिपरिषद के तहत संतुष्ट में ना हो। ओके, अगर मंत्रिपरिषद के संतुष्ट में जो भी शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद जो शक्तियों का परामर्श करता है उन शक्तियों को लिए वो मानेगा, यानी कि वो हमेशा रहेगी उसके साथ में। ये चीजें स्पष्ट की गई। लेकिन जो मंत्रिपरिषद के संतुष्ट में के विरुद्ध जो शक्तियां हैं उन पर विवेकाधिकार से ऐसा कोई प्रयोग नहीं करेगा। ओके, तो ये 1976 के बाद इसमें स्पष्ट कर दी गई थी। चलिए, तो इतना आप स्पष्ट देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो विधान हमारे यहाँ जो राज्यों की जो कार्यपालिका है, राज्यों की जो कार्यपालिका है, राज्यों की कार्यपालिका के अंतर्गत आप देखोगे कि क्या क्या होती है। जैसे कि विधानमंडल आप देख लो, ठीक, तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जैसे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानमंडल। ओके, तो विधान परिषद और विधानमंडल इनको थोड़ा समझो। विधान परिषद को पहले समझ लेते हैं। तो विधान परिषद अगर आप देखोगे तो विधान परिषद की जो स्थिति है वो सभी राज्यों में नहीं है। ओके, वो सभी राज्यों में नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो शुरुआत में जब संविधान बनाता तो 1956 से पहले, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 के बाद में, उसके पहले देखोगे जो हमारे यहाँ पे 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, राइट। तो 14 जो राज्य थे इनमें से 8 राज्यों में विधान परिषद थी, राइट। 8 राज्यों में इसमें विधान परिषद थी। लेकिन आप देखोगे लास्ट में जो तमिलनाडु था उसकी विधान परिषद को स्वयं उसने भंग कर दिया था, राइट, स्वयं उसने भंग कर दिया था। तो आप चीज एक दिमाग में क्लियर कट कर लो कि 8 राज्यों में पहले विधान परिषद थी, फिर तमिलनाडु ने अपनी विधान परिषद को भंग कर दिया गया था। लेकिन ये विधान परिषद ऐसे भंग भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जो संसद होती है, ठीक, संसद से परामर्श करना पड़ता है कि हम अपनी विधान परिषद को भंग करना चाह रहे हैं, तो फिर संसद करती है। ऐसा नहीं है कि अपने विवेकानुसार जो राज्य है वो अपनी विधान परिषद को भंग कर दे, नहीं, इसमें संसद की एक अनिवार्यता होती है। संसद को परामर्श देना होता है कि हाँ, अपने यहाँ पे हम विधान परिषद नहीं रखना चाहते हैं, अब हम विधान परिषद को खत्म करना चाह रहे हैं। इस उद्देश्य से आप उससे परामर्श कीजिए, फिर वो संसद ही उसे भंग कर देगी। तो आप एक चीज दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए कि जो विधान परिषद है, ठीक, जो विधान परिषद है, पहले आप देखोगे कि यह 14 राज्यों में थी, मतलब कि स्टार्टिंग 14 राज्यों में से 8 राज्यों में थी प्रारंभ में। लेकिन जब पुनर्गठन आयोग आया इसके बाद में, फिर
बहुत सारे राज्य बने। तो उन राज्यों में आप देखोगे 7 राज्य ऐसे थे जिसमें आज भी विधानसभा विधान परिषद देखने को मिलती है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, महाराष्ट्र देख लो, गुजरात देख लो, मुंबई और कर्नाटक देख लो, आंध्र प्रदेश तो इनमें जो आप मिलेगी, इनमें जो मिलेगी विधान परिषदें देखने को मिलेंगी, राइट। लेकिन बात देखो पश्चिम बंगाल की भी हुई थी, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद अभी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश का भी नोटिफिकेशन पड़ा है, अभी उस पर कोई क्लियर कट बात नहीं हुई है, ठीक। तमिलनाडु ने पहले ही अपनी खत्म कर दी थी, तो तमिलनाडु की पुनः उस पर बात हुई है कि तमिलनाडु में विधान परिषद होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इन पे किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया है। 7 राज्यों में अभी भी विधान परिषदें हैं। चलिए, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि विधान परिषद है, विधान परिषद जो होती है वो उसकी स्थिति किस प्रकार से है। तो आप संविधान में देखोगे इसकी स्थिति जो देखने को मिलेगी 169(1) के तहत देखने को मिलेगी, 169(1) के तहत इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि विधान परिषद को गठित करने के लिए जो शक्ति दी जाएगी वो संसद को है। यानी कि जो विधान परिषद को गठित करने की, विधान परिषद को गठित करने की जो पावर है वो किसे है, वो है संसद को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संसद अपने मनमाने ढंग से कोई किसी में भी विधान परिषद गठित कर दे, नहीं कर सकती है। संसद, भले ही संसद को पावर दी गई है कि वो विधान परिषद को किसी भी राज्य में गठित कर सकती है, लेकिन संसद तभी गठित कर सकती है जब जिस राज्य में गठित करना है उस राज्य की जो सभा है, एक विधानसभा है, वहां से परामर्श अनिवार्य है, परामर्श अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि बिना परामर्श के आप किसी में भी विधान परिषद गठित कर दो, नहीं गठित कर सकते हैं। परामर्श प्रक्रिया होती है और परामर्श अगर राज्य देता है तभी संसद गठित कर सकती है, अगर परामर्श राज्य नहीं देता है तो संसद वहां पर विधान परिषद नहीं गठित कर सकती है, राइट। ये आप क्लियर कट कर लो कि विधान परिषद है वो भले ही गठित कर सकती है राज्यों में, लेकिन जिस राज्य में गठित करना है वहां पर विधानसभा की सहमति होना अनिवार्य है। और विधानसभा जो होती है वो संकल्प प्रस्ताव पारित करती है किसी अपनी विधान परिषद को गठित करने के लिए। तो विधानसभा जो होती है वहां पर अपना संकल्प प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक है। तो विधान परिषद जब संकल्प प्रस्ताव पारित करेगी, फिर विधानसभा संकल्प प्रस्ताव है, उस संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से परामर्श संसद को करेगी। इसके बाद विधान परिषद क्या है वहां पर गठित की जाएगी। इसके बाद 169(3) में इसका भाग है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि विधान परिषद को भंग करने की शक्ति संसद को है। विधान परिषद है वो भी, संसद जो है वो ही विधान परिषद को भंग कर सकती है, यानी कि गठित भी कर सकती है, भंग भी कर सकती है। राज्य स्वयं इसे भंग नहीं कर सकता है, लेकिन इसे संसद कर सकती है। और संसद ऐसा नहीं है अपने मनमाने ढंग से कर दे, इसके लिए भी आप देखोगे राज्य की सहमति जरूरी होती है कि राज्य की सहमति से गठित होगी और राज्य की सहमति से ही विधान परिषद है वो भंग की जा सकती है, ठीक। तो आप एक चीज क्लियर कट कर सकते हो कि जो विधान परिषद होती है उसको गठित तभी किया जा सकता है जब राज्य की सहमति होनी चाहिए। और राज्य की जब सहमति होती है, संकल्प प्रस्ताव होता है, उस पर क्या होता है, वहां पे वोटिंग होती है। तो वोटिंग में आप अगर देखोगे जो टोटल सदस्य तो होने ही चाहिए, ठीक। जितने सदस्य हैं टोटल सदस्य होने ही चाहिए। इसके बाद जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत भी होना अनिवार्य है। संकल्प प्रस्ताव के तहत अगर किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद गठित करनी है तो वो विधानसभा है वहां पे संकल्प प्रस्ताव पारित करेगी, और संकल्प प्रस्ताव में जितने लोग वहां के जितने टोटल होते हैं वो टोटल मेंबर, ठीक, तथा उपस्थित जितने भी हैं उनका 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है, तभी ही संकल्प प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद को गठित करने की संसद को सहमति दी जाएगी। इसके बाद जब भंग होती है तो भंग भी आप देखोगे संसद ही करती है, भंग भी संसद ही करती है। लेकिन भंग ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने ढंग से संसद कर दे, उसके लिए भी राज्य की सहमति होनी चाहिए। राज्य परामर्श देता है कि हाँ यहाँ पर मुझे आवश्यकता नहीं है विधान परिषद की, तो उसे भंग कर दो, फिर वो भंग कर देती है।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट क्लियर कट आपको बैठ गई होंगी कि किस प्रकार से इसकी स्थिति देखने को मिलती है। तो वैसे विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, केवल 6-7 राज्यों में ही है और 7 राज्यों में है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मुंबई और गुजरात है, कर्नाटक देख लो, बिहार देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, इनमें जो विधान परिषदें हैं तो इनमें विधान परिषद का क्या मायने हैं, क्या कृत्य हैं, वो तो आप जानते हो कि जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा की स्थिति होती है उसी अकॉर्डिंग ही, उसी समान स्थिति में ही राज्यों में विधान परिषद की स्थिति देखने को मिलती है। कोई इसमें बेसिक भिन्नता नहीं होती है। विधान परिषद जिस राज्यों की आवश्यकता है वो विधान परिषद की मांग कर सकती है, जिसको नहीं है वो नहीं कर सकती, क्योंकि विधान परिषद में फिर खर्चा होता है। तो इसलिए हर राज्य नहीं चाहता है कि मुझे विधान परिषद की आवश्यकता है, वो नहीं गठित करना चाहता है, और संसद भी जबरन गठित नहीं कर सकती है। आप एक दिमाग में क्लियर कट कर लो। चलिए, अगर आप विधान परिषद है, ठीक, अगर इसकी संरचना अगर आप देखोगे, विधान परिषद की जो संरचना है इसके संदर्भ में अगर आप समझोगे तो विधान परिषद की संरचना है, इसमें 1/6 सदस्य जो होते हैं वो कौन नियुक्त करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं, राइट। तो 1/6 सदस्य यानी कि जितने भी विधान परिषद में सदस्य होते हैं, पहली बात तो ये क्लियर कट कर लो कि विधान परिषद में जो सदस्य हैं वो टोटल जितने भी होते हैं, जितने भी टोटल होते हैं उसका 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक, राज्यपाल नियुक्त करेंगे। इसके बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा से चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अब एक चीज आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा के भी सीटों को जीत चुका है और विधान परिषद के भी सीटों को जीत चुका है, यानी कि उसने विधान परिषद की भी उसके पास सीट जीत में है और विधानसभा की भी जीत में है। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि उसे 14 दिन के अंदर अंदर किसी एक सीट को उसे प्राप्त करनी होगी, एक को त्यागपत्र देना होगा। समझ रहे हो ना। अगर आप यहां देखो, अगर वो व्यक्ति 14 दिन के अंदर अंदर किसी को कोई भी सीट अपना सकता है, चाहे वो विधानसभा की अपना या विधान परिषद की अपना, एक अपनाएगा। या अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो कोई भी सीट को विषय में कोई अपनी जागरूकता नहीं देता है या कोई भी ऐसा विचार विमर्श नहीं करता है कि उसे कौन सी सीट चाहिए, तो फिर संवैधानिक तौर पर उसे विधान परिषद की सीट भंग कर दी जाएगी। विधान परिषद की सीट उसे भंग कर दी जाती है, फिर उसे विधानमंडल की सीट मिलती है, विधानसभा की सीट मिलती है, राइट। तो विधानसभा की सीट तभी मिलती है जब विधान परिषद की सीट वहाँ से भंग हो जाएगी, या वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार विधान परिषद की ले सकता है, वो अलग बात है। तो विधानसभा खत्म हो जाएगी। अगर वो स्वेच्छा से नहीं लेता है तो ऑटोमेटिक विधान परिषद खत्म हो जाएगी, वो विधानसभा की से मिल जाती है निचली सदस्य की। चलिए, तो ये दिमाग में आप क्लियर कट कर सकते हो। एक मिनट, ऐसा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है। एक मिनट, यहाँ पर जो है ना विधानसभा की जो सीट है वो चली जाएगी और विधान परिषद की जो सीट है वो मिल जाती है। तो आप एक दिमाग में ये क्लियर कट कर लो कि यदि कोई व्यक्ति है दोनों सदनों में वो चुनाव जीत जाता है तो उसे 14 दिन में इस्तीफा देना पड़ता है किसी एक के, ठीक। अगर वो नहीं देता है तो विधानसभा की जो सदस्यता है वो फिर चली जाती है, विधान परिषद की उसके पास सदस्यता रहती है। चलिए, तो ये एक दिमाग में क्लियर कट कर लो। अगर केंद्र के स्तर पर अगर बात की जाए तो केंद्र के स्तर पर जैसे लोकसभा, मान लो ऐसी स्थिति बनती है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, ठीक। और वो व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति है 2-2 सीटों से लड़ सकता है, 2-2 सीटों से लड़ सकता है। अगर आप यहाँ एक चीज देखिए
कि एक साथ दो चुनाव हुए, विधानसभा के भी हुए, लोकसभा के हुए, वो व्यक्ति लोकसभा का भी सांसद है, जीत गया, और विधानसभा का भी विधायक है, वो यहाँ से भी जीत गया, तो फिर सुनना बात, तो फिर उसे क्या है कि 14 दिन में उसे एक सीट लेनी पड़ती है। तो 14 दिन में एक सीट लेनी पड़ती है, चाहे वो लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो ऑब्वियसलिटी कि वो लोकसभा की ही सीट लेगा, विधानसभा की क्यों लेगा? उसे विधानसभा की सीट क्या जरूरत है, उसे लोकसभा की लेगा ना, जब वो लोकसभा से जीता है, राइट। अगर वो 14 दिन के अंदर कोई भी अपना विचार विमर्श नहीं देता है या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करता है कि उसे कौन सी सीट लेनी है, तो फिर 14 दिन के बाद ये दोनों सीटें ही उसे खत्म कर दी जाती हैं। समझ रहे हो? ये दोनों सीटें ही उसके पास से चली जाती हैं। तो आप एक दिमाग में क्लियर कट कर लो कि लोकसभा विधानसभा दोनों की कोई व्यक्ति सीट जीतता है, उसमें से उसे एक सीट लेनी पड़ती है 14 दिन के अंदर अंदर। अगर वो कोई सीट पर विचार विमर्श अपना नहीं देता है, कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो निश्चित रूप से दोनों सीटें ही खत्म कर दी जाती हैं। चलिए, इसके बाद विधान परिषद की अगर आप और देखोगे तो 1/3 सदस्य होते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं? वो स्थानीय निकाय से लिए जाते हैं। स्थानीय निकाय में आप देखोगे ग्रामीण है और शहरी है। तो ग्रामीण में जैसे कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें जैसे होती हैं, ठीक, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे ये जो देखने को मिलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में देखा हो, शहरी पंचायत है, नगर निगम है, वहाँ से सीटें मिलती हैं। तो स्थानीय निकाय में इन दोनों को शामिल किया गया है, ग्रामीण एवं शहरी। यहाँ से 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। नगर निगम, नगर पंचायतों से 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद विधान परिषद में से 1/12 सदस्य, टोटल का 1/12 सदस्य, वो ऐसे व्यक्ति चुने जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से चुने जाएंगे जो प्रोफेसर हैं, या 3 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर चुका है। यानी कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक, उनके माध्यम से प्रोफेसर हैं, या 3 वर्ष ग्रेजुएशन कर चुके हो, डिप्लोमा नहीं, 3 वर्ष ग्रेजुएशन हो, किसी की डिग्री ली रखी हो, और वो होनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त डिग्री, ठीक, संस्थागत तौर पर होनी चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से रिलेवेंट होनी चाहिए। तो 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन किया हो या कोई प्रोफेसर हो जो पढ़ा रहा हो ऑलरेडी, राइट, तो उनके द्वारा भी 1/12 सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद 1/12 सदस्य होते हैं, 1/12 सदस्य जो होते हैं, उसमें आप देखोगे कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में आप देखोगे जो हायर लेवल एवं अपर लेवल के जो होते हैं, जूनियर से मतलब कि जैसे जो सेकेंडरी लेवल के जो कॉलेज होते हैं, ठीक, उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक, उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, वहाँ से 1/12 सदस्य लिए जाएंगे, यानी कि उनके माध्यम से लिए जाएंगे, वहाँ से नहीं, उनके माध्यम से 1/12 सदस्य मतलब चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी एक जो वोटिंग पद्धति है, और वोटिंग पद्धति में 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 ये इसकी गणना है, और इस गणना के अकॉर्डिंग ही विधान परिषद की ये संरचना होती है कि कौन कौन सदस्य इसमें प्रतिभागी होंगे, कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेंगे, सदस्य ग्रहणता करेंगे, ये आप समझ सकते हो। चलिए, तो आप ये चीज़ें क्लियर कट कर लो कि विधान परिषद जो है किस प्रकार से संरक्षित या संगठित की जाती है। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे, इसमें इतना बहुत है विधान परिषद में, और काम तो आप जानते ही हो कि विधान परिषद जिस राज्य में होती है तो विधान परिषद का वही कृत होता है जैसे राज्यसभा का होता है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे सभापति, उपसभापति इसमें भी देखने को मिलते हैं विधान परिषद में भी। तो सेम कंडीशन राज्यसभा की तरह होती है, ऐसा नहीं लेकिन कि उसमें उपराष्ट्रपति हो, ऐसा नहीं, पदेन सभापति इसमें कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सभापति उपसभापति मिलते हैं। ओके, तो आप कंडीशन सेम उसी प्रकार की होती है राज्यसभा के अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं,
और जिस राज्य में विधान परिषद होती है उस वो तो फिर सलाह देगी ही, ठीक है। और बिल है, ये सब है, इस पर प्रस्ताव है, उनको पारित करना है, सब कुछ है, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें केवल वही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो केंद्र की जो विधायिका है उससे संदर्भ से थोड़ा अलग है, थोड़े पॉइंट अलग हैं, उनको ही समझेंगे और एक समान रूप से देखने को मिलती है, उनको कोई समझने का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। तो अब समझते हैं विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा। तो विधानसभा जो है एक प्रकार से ये निम्न सदन होता है, और निम्न सदन का मतलब है कि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे लोकसभा में जो सांसद होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उसी प्रकार विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, इनका जो चुनाव होता है, ठीक, हर 5 वर्ष में इन्हें चुना जाता है, तो जनता के माध्यम से जो विधायक होते हैं उनको चुनते हैं, ठीक। अब बात हम ये करते हैं कि विधानसभा में जो सीटें हैं वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आप देखोगे इसमें 500 सीटें होती हैं, ठीक, और न्यूनतम 40 सीटें। तो विधान जो सभा है, ठीक, जो राज्य का विधानमंडल है, इसमें अगर आप देखोगे जो अधिकतम है 500 है, यहाँ पे 60 है, ठीक, जो न्यूनतम है वो 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। और आप ये देख सकते हो कि इनका जो निर्वाचन राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही होता है, यानी कि जो सीटें हैं, इन सीटों का जो निर्वाचन है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही होता है। लेकिन आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि ये जो सीटें हैं, ये जो सीटें हैं 60 जो है न्यूनतम, ये हर राज्य में एक समान नहीं की गई हैं, समझ रहे हो। न्यूनतम जो 60 सीटें हैं हर राज्य में एक समान नहीं की गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, या कुछ ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, ठीक, जैसे गोवा ले लो, ठीक, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश ले लो, सिक्किम ले लो। इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो 30 की गई है, सीटों की संख्या है 30 की गई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, और सिक्किम है, ठीक, और सिक्किम है, इनकी जो सीटें हैं वो कितनी की गई, 30 की गई हैं। ओके, आप ये चीज़ें समझ सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे मिजोरम है, नागालैंड है, इनकी भी 40 या 46 सीटें की गई हैं, ठीक है, 40 या 46 सीटें की गई हैं। तो आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो कि जिसमें 30 और ये 40 सीटें की गई हैं, जैसे कि 30 इसमें की गई, 40 इसमें की गई हैं, तो जैसे इसमें नागालैंड है, नागालैंड है, और तो आप एक चीज़ क्लियर कट कर लो कि जो न्यूनतम सीटें हैं वो 40 ही हैं, ठीक, 60 सीटें तो ओवर ओवर आप देख सकते हो। लेकिन नागालैंड है, इनमें आप देखोगे तो सीटें जो निर्धारित की गई हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, राइट, मिजोरम है और नागालैंड है, इनमें जो सीटें हैं वो 40 और 46 हैं, 40, तो 40 सीटें हैं ये हैं मिजोरम में, और 60 सीटें हैं वो 46 सीटें हैं वो नागालैंड में हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसमें भी आप देखोगे सीटों का जो निर्धारण है वो सभी में एक समान नहीं है, अलग अलग है, वो जनसंख्या के आधार पर है। लेकिन न्यूनतम जो सीटें दी गई हैं, न्यूनतम जो सीटें दी गई हैं वो 60 तय जरूर की गई हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो न्यूनतम सीटें जो हैं वो एक प्रकार से 40 ही मान लो, ठीक है। और सिक्किम और नागालैंड दो राज्य ऐसे हैं, दो राज्य ऐसे हैं जहां पर जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष यानी कि वहां पे अप्रत्यक्ष का मतलब ऐसा होता है कि जनता उन्हें नहीं चुनती है, ठीक है, वहां पर जो सीटें चुनी जाएंगी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएंगी, राज्यपाल के या माध्यम से किसी प्रकार से वो चुनी जाती हैं। तो सिक्किम, ये सिक्किम है और नागालैंड है, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं विधानसभा के, राइट। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसके बाद विधानसभा में ही
आप देखोगे एक एंग्लो इंडियन भी चुना जाता है, नामित सदस्य होता है, वो राज्यपाल चुनते हैं, एंग्लो इंडियन चुनते हैं, ठीक है। लेकिन इसे आप देखोगे तो जैसे लोकसभा में 2 चुने जाते हैं और विधानसभा में 1 चुना जाता है, तो स्थिति एक समान होती है। वो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं एंग्लो इंडियन का, और जो राज्यसभा में होते हैं या विधानसभा में होते हैं, सॉरी राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में होते हैं, और वो विधानसभा में जो राज्यपाल 1 को चुनते हैं वो वहाँ पे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक्चुअली में आप एक चीज़ देखना कि ये नामित किए जाते हैं तो ये जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, ओके, ये जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि जनता इन्हें नहीं चुनती है, इन्हें राष्ट्रपति अपने नामित कर लेता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि इसे जब ये चुना गया था तो इसे 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक, 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 1960 में भी ये बढ़ाया गया, फिर इसके बाद 1960 से फिर बढ़ाते गए, तो फिर एक संशोधन आया 95 संविधान संशोधन, और 2009 में 2020 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। अब 2020 के तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब देखो आगे फिर से इसमें क्या होता है, ठीक है। और जैसा कि आप वो चीज़ तो जानते ही हो कि इनका जो निर्धारण है जनता के जनगणना के अकॉर्डिंग होती है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका जो सीटों का विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर है, जैसी वहाँ जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वहाँ सीट दी जाती है, राइट। और इनका जो निर्धारित करता है वो परसीमन आयोग ही करता है, जो हमने क्लियर कट आपको पहले ही बता दिया था कि परसीमन आयोग है वो सीटों का निर्धारण करता है, जनगणना के आधार पर ही करता है, ओके। 1976 में आप देखोगे तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया था। लेकिन इसे बाद में 2084वां संविधान संशोधन जब 2001 में आया तो उसके बाद क्या कर दिया गया कि यही जो सीटें थीं, ये जो जनगणना के आधार पर जो सीटें हैं उसे 2026 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। चलिए, लेकिन इससे पहले भी आप देखोगे कि 27वां संविधान संशोधन, बाद में फिर 87वां संविधान संशोधन आया था, उसने फिर क्या किया कि जो जनगणना के आधार पर जो था 1991 की वो राज्यों को ये व्यवस्था कर दी गई कि राज्य अपनी 1991 2003 में आया था, 1991 की जनगणना के अनुसार 27वां संविधान संशोधन 2003 में आया, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्य जो है वो 1991 की जनगणना के अनुसार अपनी सीटों का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में जो है वो ऐसा नहीं है, वो 54वां संविधान संशोधन 2001 में आया, उसके तहत 1971 की जनगणना के अनुसार 2000 में किया गया, फिर इसके बाद 54वां संविधान संशोधन 2001 में आया, फिर उसके तहत जो व्यवस्था की गई वो 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन राज्य में जो है 1991 की जनगणना के अनुसार वो अपना डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, तो आप ये चीजें क्लियर कट कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे कि अनुसूचित जनजात है, अनुसूचित SC ST है, उनके लिए भी सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है, उनके लिए भी सीटों का निर्धारण किया गया है। तो आप ये दिमाग में क्लियर कट कर सकते हो। इसके बाद विधानसभा का अगर कार्यकाल आप देखोगे तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक, 5 वर्ष के लिए होता है, और 5 वर्ष के बाद ये भी विघटित होती है, 5 वर्ष के लिए विघटित होती है। लेकिन आपातकालीन स्थिति में आप देखोगे तो 1 वर्ष के लिए इसका भी समय काल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि विधानसभा का भी जब आपातकाल होता है, वैसे तो इसका मतलब कि कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक, लेकिन आपातकाल स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, ठीक, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, केवल 1 वर्ष के लिए ही इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल खत्म होता है, सुनना मेरी ध्यान से बात,
आपातकाल खत्म होता है तो आपातकाल आप देखोगे कि हर समय बाद 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, जब आपातकाल खत्म होता है तो आपातकाल खत्म होने के बाद ये 6 माह तक और 6 माह तक ही प्रभावी रह सकती है, मतलब कार्यकाल इसका 6 माह तक ही और एक्स्ट्रा हो सकता है। जब आपातकाल खत्म हो जाता है तो इसके 6 माह तक और इस मतलब कि इसका कार्यकाल रह सकता है। ठीक, इससे ज़्यादा फिर नहीं हो सकता है। लेकिन आप एक चीज़ क्लियर कट कर लो कि आपातकाल जब खत्म होता है तो 6 महीने के भीतर भीतर ही इसका दोबारा से निर्वाचन होना चाहिए, इसका फिर दोबारा निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, जो निर्वाचन ऑलरेडी है तो आप ये क्लियर कट कर सकते हो कि जो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ता है और जब खत्म होता है तो 6 माह तक रहता है। और इसके बाद जैसे विधानसभा में भी 6 माह तक मतलब 1 साल के लिए बढ़ता है, फिर जब खत्म होता है आपातकाल तो 6 माह तक बढ़ता है और 6 माह के अंदर अंदर ही विधानसभा के निर्वाचन मतलब उसका चुनाव दोबारा होना चाहिए। तो चुनाव की यहाँ पद्धति जो है वो दोबारा से होती है। चलिए, और अर्हता तो आप जानते ही हो राज्य विधानमंडल की क्या क्या होनी चाहिए। भारत का संविधान, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, उसकी 25 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो व्यवस्था दी गई है ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत स्पष्ट की गई है, आप वो चीज़ें समझ सकते हो। तो आपको एक चीज़ और दिमाग में क्लियर कट कर लो कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में आप देखोगे कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक श्रेणी से आता है वो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव को लड़ सकता है, नहीं थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2 वर्ष से ज़्यादा किसी को कारावास है, अगर किसी ने 2 वर्ष से ज़्यादा जेल की सज़ा ली है या उसे सज़ा दी गई है, राइट, तो वो व्यक्ति फिर इसके अयोग्य है, यानी कि फिर वो विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पहले लोग अपराध, बहुत सारे ऐसे नेता देखे गए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने अपराध किया है, बहुत सारे अपराध किए हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में व्यवस्था की कि हमारे लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों की क्या ज़रूरत है जो लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हैं। समझ रहे हो, लोकतंत्र का मतलब जनता ही होती है, जनता की आप हत्या करोगे तो ऐसे लोगों को यहाँ पुनर्भरण क्यों किया जाए, नहीं कर सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो वो व्यक्ति फिर इसके अयोग्य घोषित हो जाता है, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। ठीक है, तो ये उन्हीं पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन बाद में ये स्पष्ट कर दी गई थी। और अगर निरताएं की बात की जाए तो निरताएं में आपको पता होना चाहिए कि फिर दल बदल है, दल बदल के आधार पर आप देखोगे तो 1991 में 2003 में 2/3 सदस्य दल बदल होने चाहिए तो वो मान्य माने जाएंगे, अन्यथा वहाँ का अध्यक्ष है विधानसभा का वो फिर उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। तो दल बदल के आधार पर है और इनका निर्वाचन संबंधित है, जैसे विधानसभा है, इनका जो निर्वाचन है, इनका निर्वाचन कौन देखता है, वो देखता है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, यहाँ पे राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं देखता है इनका निर्वाचन, इनका जो विधानसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है या विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इनके निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की नहीं होती है, ये होती है भारत निर्वाचन आयोग की। केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो स्थानीय क्षेत्र से संबंधित जो चुनाव होते हैं उनका कराता है, जैसे नगर पालिका के हैं, नगर निगम के हैं या ग्राम पंचायतों के हैं। ठीक, इनका जो चुनाव होता है इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि केंद्र के चुनाव हुए और राज्यसभा के विधानसभा के जो चुनाव हुए इनका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। तो आप एक चीज़ें ये क्लियर कट कर सकते हो। चलिए, अगर इनकी स्थानों की रिक्तता की बात की जाए, यानी कि अगर ये सदस्य जो होते हैं अगर किसी स्थिति बस, यानी कि ये जो सदस्य हैं विधानसभा के किसी परिस्थिति बस उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ये उपस्थिति जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किसी उपस्थिति बस, अगर किसी परिस्थिति बस वो उपस्थित नहीं रह पाते, अनुपस्थित रहते हैं, कितने दिन तक, 60 दिन तक। अगर वो लगातार 60 दिन तक
अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता जो होती है वो खत्म कर दी जाती है। ये चीज़ें आप देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में खत्म हो जाता है, मान लो कोई कार्यकाल के समय ही खत्म हो गया, कोई भी विधायक है वो कार्यकाल के समय ही खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि फिर वहाँ उसका जो होता है उपचुनाव कराया जाता है, राइट। उसके क्या होते हैं उपचुनाव, और उसके जो उपचुनाव होंगे, राइट, उसके जो उपचुनाव होंगे, उपचुनाव को आप देखिए वो शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, शेष कार्यकाल के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति है 5 साल का उसका मान लो कार्यकाल है, ठीक, 2 वर्ष तक उसने कार्यकाल किया और उसे स्वास्थ्य ठीक ना रहने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब 3 वर्ष कार्यकाल बचा, तो 3 वर्ष कार्यकाल के लिए फिर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, ओके, उपचुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, उपचुनाव होते हैं। और उपचुनाव में आप देखोगे वहीं सदस्यों में से उपचुनाव किए जाते हैं। इसके बाद जो शेष कार्यकाल होता है, शेष कार्यकाल 3 वर्ष बचा है, वो 3 वर्ष के लिए फिर वो व्यक्ति चुना जाता है। फिर इसके बाद तो विधानसभा के नए चुनाव होते ही हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें देख सकते हो। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी आप जानते ही हो कि लोग, जैसे कि लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, सेम इसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, और इनकी जो स्थिति है वो एक सामान्य रूप से देखने को मिलती है। जैसे लोकसभा में देखने को मिलती है वैसे ही विधानसभा में मिलती है। तो लोकसभा में जैसे कि एक होता है सदस्य का, वहीं का सदस्य होता है, और एक होता है वहां से विपक्ष का होता है। तो सेम कंडीशन विधानसभा के अध्यक्ष की भी है। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उन्हीं में से ही चुना जाता है, और उसका जो कार्यकाल होता है वो आप देखोगे तब तक होता है जब तक विधानसभा होती है। इसके बाद वो कार्यकाल आप देख सकते हो कि कार्यकाल की स्थिति भी इनकी बढ़ सकती है, और इसके बाद कार्यकाल ऐसी स्थिति में बढ़ सकती है जब तक मतलब कि विधानसभा जैसे ही खत्म होती है, ठीक, विधानसभा खत्म होती है तो विधानसभा के खत्म होने के बाद भी ये अपने कार्यकाल तक बना रहता है। लेकिन अगर इसको हटाना है तो फिर 14 दिन के लिए इसके लिए भी एक संकल्प पूर्व सूचना देनी पड़ती है, फिर संकल्प प्रस्ताव आता है, इसके माध्यम से इन्हें हटाया जाता है। तो आप वो ये चीज़ें समझ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, वो समान एक प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग है। चलो, और राज्य विधानमंडल के सत्र हुए तो सत्र में आप देख सकते हो तो वही चीज़ें हैं, सत्र में आप वही कंडीशन है सेम। जैसे लोकसभा में सत्र होते हैं, सत्रावसान है, विघटन है, कोरम है, ठीक, ये एक समान उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कोई ज़्यादा खास भिन्नता नहीं है। चलिए, और धन विधेयक के संदर्भ में आप जानते ही हो कि वही कंडीशन है जो लोकसभा में है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। और एक चीज, 2 चीजें आप इसमें क्लियर कट कर लो कि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है। विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया जाता है। दूसरा, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं ऐसी जहाँ लोकसभा में देखने को मिलती हैं, जबकि ये विधानसभा में नहीं है। यानी कि राज्यों में यह स्थिति नहीं है या यह प्रावधान नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में आए या संयुक्त बैठक का प्रावधान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अध्यादेश जो है वो जरूर राज्य में देखने को मिलता है, 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं, और वो एक समान ही होता है। यानी कि 17 हो तब वो अध्यादेश जारी करते हैं, और अधिकतम उसकी आयु 6 वर्ष 6 माह तक होती है। और जब कोई परिषद बैठती है तो वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे पारित करना पड़ता है। 6 हफ्ते के अंदर पारित अगर नहीं करती है तो फिर वो स्वतः भंग हो जाता है, ठीक। अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर पारित करना पड़ता है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर सहमति देनी पड़ती है कि इसमें चुनाव वो कानून बनाना है या नहीं। अगर कानून नहीं बनाते हैं 6 हफ्ते के अंदर अंदर तो वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की अगर बैठक नहीं होती है, दोनों में से किसी की बैठक नहीं होती है, तो वो 6 माह के अंदर अंदर स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इसकी अवधि 6 माह से ज़्यादा होती ही नहीं अध्यादेश की। लेकिन जब तक वो लागू रहता है तब तक वो कानून की तरह ही लागू रहता है। बस आप ये चीज़ें दिमाग में क्लियर कट कर लो। चलिए, अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद का मतलब ये है अर्थात कार्यपालिका। एक मंत्रिपरिषद कार्यपालिका, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद है यानी कि अर्थात कार्यपालिका है, ये कहाँ से चुनी जाती है? ये विधानमंडल से। जिस राज्य में विधानमंडल है यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहाँ से चुने जाते हैं, राइट। और जिसमें विधान परिषद नहीं है, एक विधान परिषद जिस राज्य में नहीं है, वहाँ से विधानसभा से चुने जाते हैं। तो विधानमंडल से ये मंत्रिपरिषद चुना जाता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं और इनकी अधिकतम संख्या जो होती है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये 1991वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसके तहत ये स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद अगर आप देखोगे कि इनकी जो न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम संख्या है वो 12 होती है। 12 से कम नहीं होनी चाहिए, 12 सदस्य तो होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में, राइट। फिर इसके बाद अधिकतम तो 15% से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं विधानसभा विधानमंडल की, और विधान परिषद की उसकी अलग सीटें होती हैं। तो विधानमंडल विधान परिषद से जो भी 15% सीटें हैं, 15% हैं, उसका सीटों का टोटल का 15% ही मंत्रिपरिषद में गठित होते हैं। अब वो हर विधानसभा में या हर विधानमंडल में ये जो 15% हैं तो सभी में, लेकिन जनसंख्या के आधार पर है, समझ रहे हो ना। तो हर विधानमंडल में या हर विधानमंडल से जो चुने गए सदस्य विधान परिषद में या नहीं सॉरी मंत्रिपरिषद में, उस मंत्रिपरिषद में सभी राज्यों की जो सदस्यता होती है वो समान नहीं होती है। 15% तो सभी में है, लेकिन ऐसा है कि विधानसभा में जो सीटें होती हैं वो सभी में अलग अलग होती हैं। चलिए एक बात और अगर आप क्लियर कट करना चाहो तो ये जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चुने जाते हैं, ठीक, ये जो चुने जाते हैं ये कहाँ से चुने जाते हैं? ये विधानसभा विधानमंडल से चुने जाते हैं। और इनकी जो संरचना होती है, संरचना में अगर आप देखोगे तो इसमें भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री आप देखोगे तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये ऐसे मंत्री होते हैं जिन्हें मतलब कि कई बार ये पहले से विजयी हो चुके हों कई बार, ठीक है, तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में ऐसे दो मंत्री देखने को मिलते हैं, जैसे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार होता है, और ऐसे भी मंत्री होते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। और इसके बाद उपमंत्री, ठीक। तो इनमें थोड़ा समझ लो, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं एक्चुअली में ये मंत्री जो होते हैं यही सरकार के एक मुख्य कर्ता माने जाते हैं, सरकार को संचालन करता कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ठीक। और इनके जो निर्णय होते हैं, इनके लिए एक प्रकार के बाध्यकारी ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नए होते हैं, ये उपमंत्री तो बिल्कुल ही नए होते हैं। इसमें आप देखोगे जो विधानमंडल की जो भी मंत्रिपरिषद है यहाँ से जो चुने जाएंगे, ठीक, ये ऐसे ही 25, 26, 27, 28 साल के होते हैं। अगर वो विधान परिषद से लिए गए तो वो 30 साल से ऊपर के होते हैं, ठीक है। और जैसे विधानसभा से लिए गए तो 25 साल के ऊपर के होते हैं। तो ये उपमंत्री होते हैं, और उपमंत्री बिल्कुल नए होते हैं, इन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इन्हें जो भी विषय दिए जाते हैं, तो ये विषय जो दिए जाते हैं तो इन्हें एक प्रकार का विषय बाध्यकारी होता है। दूसरी बात है कि ये सहमति के लिए ही होते हैं, यानी कि जो भी राज्य मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं इनकी ये सहायता करते हैं। कौन? उपमंत्री। उपमंत्री क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं। जबकि राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों के पास जो भी मंत्रालय होते हैं, वैसे राज्यों में मंत्रालय नहीं होते हैं, राज्यों में विभाग होते हैं, प्रभाग या विभाग होते हैं, राइट। इन विभागों के तहत आप देखोगे जो काम होता है, इन विभागों के तहत बहुत सारे विभाग होते हैं अलग अलग। जैसे मान लो
कोई एक वित्त मंत्रालय ले लो, वित्त आयोग ले लो, या यहाँ पे वित्त विभाग ले लो, ठीक, यहाँ पे कैबिनेट में वित्त विभाग होते हैं, तो वित्त विभाग के बहुत सारे अलग अलग और भी प्रभाग होते हैं। तो उन प्रभागों की जो जिम्मेदारी होती है वो किनकी होती है? राज्य मंत्रियों की, राइट, राज्य मंत्रियों की होती है। लेकिन ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर मंत्री चाहता है तो बन सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके अंडर में ही ये जब जितने भी विभाग होते हैं सभी आ जाते हैं, राइट, जितने विभाग होते हैं वो सभी आ जाते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्रियों के पास इतना विभाग नहीं संभाल पाते हैं, तो उनके लिए राज्य मंत्री होते हैं। तो राज्य मंत्रियों को वो विभाग देते हैं, वही बोले जाते हैं स्वतंत्र प्रभाग, ठीक, ये होते हैं स्वतंत्र प्रभाग वाले, समझ रहे हो। चलिए, ये स्वतंत्र प्रभाग इनके पास नहीं होता है, ये भी आप देखोगे तो स्वतंत्र प्रभाग नहीं होता है, लेकिन ये इनका सहायता प्रदान करते हैं, ये इनकी सहायता प्रदान करते हैं। स्वतंत्र विभाग के अंदर लेखा जोखा बहुत सारा होता है, उनका ये स्वतंत्र मतलब कि उनकी सहमति या उनकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद उप मंत्री को आपको बता ही दिया है कि ये तो सहमति के लिए ही होते हैं या इनकी सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं उप मंत्री, और ये बिल्कुल नए होते हैं। तो ये इसकी अपनी एक संरचना होती है, ठीक, ये इसकी अपनी एक संरचना होती है विधान ये मंत्री परिषद की। चलिए, एक चीज अगर आप और देखोगे, जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी ये मंत्री होते हैं, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। और प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तो होते हैं, लेकिन प्रसाद पर्यंत का ये मतलब नहीं होता है कि राज्यपाल इन्हें कभी भी हटा दे, ऐसा नहीं है। अगर इनके पास बहुमत होता है, विधानसभा में बहुमत है, तो विधानसभा में जब तक बहुमत रहता है तब तक राज्यपाल इन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। अगर बहुमत नहीं है तो राज्यपाल फिर इन्हें स्वतः ही बर्खास्त कर देते हैं। तो वो सेम लोकसभा की तरह ही है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी मंत्री बनता है, तो उसे 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ती है। और विधानमंडल में आपको पता होना चाहिए कि चाहे विधानसभा की या विधान परिषद की लेनी ही पड़ेगी, तभी वो मंत्री बन सकता है। बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री बन ही नहीं सकता है। तो ये दिमाग में क्लियर कट आप कर लो। चलो, मंत्रियों की जैसे नियुक्ति है तो इनके संदर्भ में आपको पता ही होनी चाहिए कि इसकी नियुक्ति जो होता है मुख्यमंत्री की परामर्श के आधार पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिसे मुख्यमंत्री चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। इसमें देखोगे अलग से एक आदिवासी मंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक, अलग से एक आदिवासी मंत्री नियुक्त किया जाता है। और पहले बिहार में भी था, बिहार में भी एक आदिवासी मंत्री नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो 2006 में बिहार से जो आदिवासी मंत्री नियुक्त किया जाता था उसे खत्म कर दिया गया, और उसे मतलब कि 94 संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत पूर्ण रूप से इसे खत्म कर दिया गया था। बिहार में भी पहले आदिवासी मंत्री हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है। चलिए, मंत्रियों की शपथ अब पता ही होनी चाहिए, गोपनीयता के आधार पर शपथ होती है, ठीक है। वेतन है वो वहाँ की जो भी संचय निधि होती है राज्य की, उसके अकॉर्डिंग उनको डिसाइड किए जाते हैं। और उत्तरदायित्व तो आपको पता होना चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, और इनके पास विशेषाधिकार भी होते हैं। विशेषाधिकार सेम मैंने उसी की तरह होता है जो लोकसभा में देखने को मिलता है, लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद होती है वहाँ पे। चलिए, तो कोई इसमें खास ज़्यादा है नहीं। एक चीज और है, तो राज्यपाल वैसे आप देखोगे कि मान लो अब विधान पर जो सभा जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद को जैसे भंग किया जाता है तो कई बेसों पे हो सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है, उसके पास बहुमत नहीं है। दूसरी बात, उसके पास सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, तो फिर विधान सभा होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर पारित करके भंग कर सकती है। तो उस समय राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं।
अगर उनका सामूहिक उत्तरदायित्व में अगर असहमति है तो उस व्यक्ति को, सुनना मेरी बात, उस व्यक्ति को, मान लो कि मंत्री कैबिनेट में है, मंत्री कैबिनेट में पहले तो सभी की सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति असहमत है, ठीक है, असहमत है, तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, या तो फिर मुख्यमंत्री उसको हटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वो अलग कर सकते हैं, मतलब कि मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है विधानसभा। फिर समझ रहे हो? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो वही एक समान ही है कि आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो में 164 के तहत है कि राज्यपाल के जो पैसे तो प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के होते ही हैं। अगर राज्यपाल किसी मंत्री को किसी समय भी हटा सकता है, राज्यपाल वो मंत्री को हटा सकता है, लेकिन एक बेस पर, जब वो विधानसभा में अपना बहुमत खो चुका हो। विधानसभा में अगर वो बहुमत खो देता है तो फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल उस मंत्री को बर्खास्त कर देगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। विधिक उत्तरदायित्व आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, यहाँ पर विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो अभी इतने में इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल ही है। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री को आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री उसी को चुनते हैं 164 के तहत, ठीक, जिनके पास मतलब बहुमत होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। राइट, अगर किसी भी मुख्यमंत्री को चुनना है, अगर उनके किसी के पास बहुमत नहीं है तो फिर विवेकाधिकार से भी राज्यपाल चुन सकते हैं। ठीक, तो फिर उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपना बहुमत दिखाना पड़ता है, भले ही वो विधान परिषद का क्यों ना सदस्य हो, लेकिन विधानसभा में उसको बहुमत दिखाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो बहुमत अनिवार्य होता है तो बहुमत उसे दिखाना ही पड़ता है। लेकिन वैसे 6 माह अंतिम दिया गया है, लेकिन 1 माह के अंदर अंदर ही सदन विश्वास प्राप्त करने की राज्यपाल उनको परामर्श करता है, जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है। चलिए, और मुख्यमंत्री के दायित्व तो आपको पता ही होने चाहिए कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लेकिन विधानसभा में जब तक बहुमत है तब तक राज्यपाल उनको बर्खास्त नहीं कर सकता है, एक दिमाग में क्लियर कट कर लो। और इनका मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता है विधानमंडल ही तय करता है। ठीक, और इनके जो कार्यकाल है, कार्यकाल तो वैसे ही आप जानते ही हो कि प्रसाद पर्यंत होते हैं, पहले भी ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं तो सरकार ही भंग हो जाएगी। ठीक है, अगर इनकी किसी प्रकार मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल विवेक से भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, और 1 माह के लिए उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत के लिए बोल सकते हैं, या 6 माह के अंदर अंदर अपनी सदस्यता को भी ग्रहण करना पड़ता है उन्हें। ठीक, किसी भी विधानसभा में या विधान परिषद में। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री जो होते हैं, सदस्यों जो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श करते हैं। ओके, और किसी भी मंत्री को अगर उनका सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं देखने को मिलता है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल से परामर्श करके हटा भी सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। चलो, इनका कर्तव्य भी बनता है कि अगर कोई भी जानकारी अगर उसके अंतर्गत हो रही है उस मंत्री परिषद में कोई भी फैसले को लेकर, निर्णय को लेकर, तो इनका कर्तव्य है मुख्यमंत्री का को राज्यपाल को उस संदर्भ में सूचित करे या संसूचित करे, उनको जानकारी दे। ठीक, कोई भी कार्यों से प्रशासन से संबंधित अगर जानकारी कैबिनेट में हो रही है, मंत्री परिषद में हो रही है, तो उनकी जानकारी उन्हें देना अनिवार्य होता है, यानी कि संसूचित होता है तो वो जानकारी देते हैं। ठीक, अगर राज्य के कार्यों में प्रशासन संबंधी अगर कोई ऐसे विधान विषयक हैं या प्रस्तावना से संबंधित कोई विषयक हैं, राइट, तो अगर राज्यपाल जानकारी मांगे तो फिर इन्हें देनी पड़ती है। इनके कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं, आप ये समझ लो। चलिए, तो उम्मीद है कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर और चीज़ें देखना चाहो
तो इसमें जैसे कि वहाँ पर होता है महान्यायवादी, तो यहाँ पर होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ये राज्य का सबसे विधि अधिकारी होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। और इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल करते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब तक राज्यपाल को लगता है कि व्यक्ति ठीक ठाक है तो रहता है, उनको चाहेगा तब हटा सकता है। इसके बाद महालेखाकार भी होता है, महालेखाकार भी होता है, ये भी अधिकारी होता है, ये ऑडिट वाला होता है, मतलब कि लेखा जोखा जो भी वित्तीय विवरण होता है उसकी जांच पड़ताल सब कुछ करना है। और जैसे विधानसभा में जिस प्रकार के मतलब कि कोई भी बजट से संबंधित प्रस्ताव आता है तो बजट तैयार करना है, ये सब कुछ करना, ये महालेखाकार का ही कार्य होता है। तो फिर वो आप समझ सकते हो, राज्यपाल को भेजेगा, राज्यपाल है वहाँ के अपने मंत्रालय को भेजेगा, मंत्रालय के माध्यम से फिर वह वित्त आयोग के माध्यम से कैसे पास किया जाएगा, वित्त आयोग के माध्यम से फिर वो संसद में रखा जाता है। वो चीज़ें हैं, महालेखाकार का ये कर्तव्य होता है। ठीक, कर से संबंधित व्यवस्था करना। महाधिवक्ता की आपको हमने ऑलरेडी बता ही दिया है। एक चीज़ और देखोगे कि केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी अगर देखोगे तो वो महान्यायवादी नहीं होता है, राइट। केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी महान्यायवादी नहीं होता है, वो होता है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। जबकि सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। और केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक, और ये कैबिनेट सचिव होते हैं, ये प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। इसके बाद राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। ठीक, और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या विधि कानूनी अधिकारी कौन होता है, वो होता है महाधिवक्ता। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में क्लियर कट बैठा लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उच्च न्यायालय के संदर्भ में जानकारी करेंगे।